पहले अक्सर लोगों को कहते सुना जाता था कि कुछ नहीं करेगा तो खेती करनी पड़ेगी, लेकिन ये दौर अब जा चुका है क्योंकि पढ़े लिखे युवा अब पेशेवर तरीके से कृषि को अपना रहे हैं। कृषि में नित नए आविष्कार हो रहे हैं। आधुनिक मशीनों और तकनीकों का इस्तेमाल अब कृषि क्षेत्र में होने लगा है। अगर आपको लगता है कि आप अभी तक इन सब जानकारियों से दूर हैं तो चिंता बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपकी इन्हीं चिंताओं का निवारण करने के लिए ही तो हम हर सप्ताह हाजिर होते हैं लेकर प्रोग्राम डिजिटल किसान। नमस्कार, मैं रिंकी त्यागी स्वागत करती हूं आप सभी का प्रोग्राम डिजिटल किसान में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम में 3 सेगमेंट्स हैं। पहला डिजिटल पाठशाला, इसमें हम ऑनलाइन ऐप्स और उन्हें कैसे इस्तेमाल करें इसकी जानकारी देते हैं। दूसरा अर्थनीति, यहाँ बैंकिंग और ट्रेडिंग की बात होती है। वहीं तीसरा और आखिरी सेगमेंट होता है सरकारी योजनाओं से लाभ। इसमें हम किसानों से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट, डिजिटल पाठशाला। वादे के मुताबिक आज हम अपने पहले सेगमेंट डिजिटल पाठशाला में लेंगे अपने व्यूअर्स के सवाल, जिनका जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट रवि सिंह जी, जो हमारे साथ स्टूडियो में पहले से मौजूद हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। और जैसा कि आज आप जानते ही हैं कि जितने भी सवाल हैं हमारे व्यूअर्स ने हमें अभी तक पूछे हैं, हफ्ते भर से, महीने भर से पिछले, आज हम वो सवाल लेने वाले हैं। तो आप रेडी हैं जवाब देने के लिए? जी बिल्कुल। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और अच्छा मौका आपने दिया कि मैं अपने जो आपके सवाल हैं उनके जवाब दे सकूं। तो हमारे जो पहले दर्शक हैं वो उन्नाव से हैं, राम कुमार जी। तो देखते हैं क्या है उनका सवाल। मैं डेयरी का काम करता हूँ, मुझे किसी ऐसे ऐप की जानकारी दें जिससे मैं कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकूं। देखिए, कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर कमोडिटी में आपको ट्रेड करने के लिए आप NCDX की वेबसाइट पे जा करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। दूसरा है कि आप किसी भी ब्रोकर जो कि सेबी के रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं उनके थ्रू भी आप NCDX की एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना KYC कंप्लीट करना होगा, और उसके बाद आप इंडिविजुअल किसी भी जो ब्रोकर, रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं, उनकी ऐप डाउनलोड करके आप इसके थ्रू एग्रीकल्चर की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो देख लेते हैं अपने अगले व्यूअर का सवाल। हिमराज जी हैं जयपुर से, क्या है उनका सवाल? मेरा सवाल ये है कि अभी अधिक बारिश के कारण कई फसलें जो है किसानों की खेतों में कट के पड़ी हुई है और वो ख़राब हो जाती है। तो हमारे पास में कई किसान भाई आते हैं और वो ये पूछते हैं हमसे कि ऐसा कोई ऑनलाइन ऐप है क्या जिस पे हम फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकें और उसका फ़ायदा हमको मिल सके। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना को लेकर के काफ़ी जागरूकता अभियान भी आपको बताए हैं, या फिर ये कहें कि प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी हद तक कोशिश की कि हर किसान अपनी फसल को इंश्योर करे, वो भी मिनिमम रुपीज़ से। और इसके लिए कई ऐप हैं, जिसमें से आप फसल बीमा ऐप के थ्रू या फिर आप किसान रथ ऐप के थ्रू आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं और अपनी जो फसल है उसका बीमा का फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो हम अपने अगले दर्शक जो कि कानपुर से हैं उनका सवाल भी ले लेते हैं, देखते हैं क्या है उनका सवाल। नमस्कार मैडम, मेरा नाम अनिल कुमार चंदेल है। मैं ग्राम पलरा का निवासी हूँ, कानपुर शहर में पड़ता है। मेरा सवाल यह है, इफ़को कृषि ऐप पर लॉगिन करने के बाद किसान अपनी फसल को इस पर कैसे बेच सकता है? सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे ऐप पे जाना पड़ेगा और वहाँ से आप इफ़को ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप डाउनलोड करेंगे तो उस टाइम पे आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और ख़ास तौर से अपनी लोकेशन को ज़रूर ऑन रखिएगा, या फिर आप अपनी लोकेशन को सर्च करके आप अपना एरिया लोकेशन डाल सकते हैं। और जब आप इस तरह से लॉगिन कर लेंगे तो आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आप कौन सी क्रॉप बेचना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बताता हूँ कि आपके पास गेहूं की क्रॉप है और आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो आप अपने गेहूं जो एरिया है उसको सेलेक्ट करिए, और साथ ही कितना गेहूं आपके पास है आप उसकी क्वांटिटी वहां पर सेलेक्ट करिए, और ये भी कि आप कितने में, किस रेंज में बेचना चाहते हैं। सपोज करिए कि आप 2000 से 2200 रुपए पर क्विंटल बेचना चाहते हैं, तो आप अपना वो रेंज वहां पर डालकर छोड़ देंगे, और उसके बाद फिर वो ऑप्शन उन सभी इफ़को ऐप के जो लोग यूज करते हैं उनको दिखाई देगा, और उसके माध्यम से वो आपको आपके मोबाइल नंबर पे कॉल कर लेंगे, जो कि सबसे इजीएस्ट तरीका है। और इस समय इफ़को ऐप की मदद से बहुत से किसान इसका फायदा उठा रहे हैं।
बिल्कुल, और लोकेशन जो है उसको ऑन करना नहीं भूलना है, तभी आप अपनी जो फसल है उसको बेच पाएंगे इस ऐप के थ्रू। अगले व्यूअर को देख लेते हैं जो कि जयपुर से हैं, वेद प्रकाश जी। क्या है उनका सवाल? किसान खेती इंश्योरेंस के लिए जो क्लेम किया जाता है उसमें पेमेंट यदि किसानों का नहीं आता है तो वो किस जगह किस तरह से किसान अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं डिपार्टमेंट में? रवि जी, किस तरह से? देखिए, जब भी आप आप जब चाहे जिससे भी आपने इंश्योरेंस कराया है, वैसे तो आप एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू आप कराते हैं, तो आप उनके कॉल सेंटर नंबर पर कॉल करके या फिर आप उनको ईमेल भेजकर अपनी ये कंप्लेन नोट करा सकते हैं। दूसरा, अगर इसके अलावा किसी प्रोसीजर पे जाते हैं तो आप पीजी पोर्टल एक वेबसाइट है जो कि आप गूगल करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा और उसमें भी आप अपनी ये कंप्लेन लॉगिन करा सकते हैं। वैसे भी इंश्योरेंस का सारा सेगमेंट IRDA के अंडर में आता है, तो आप IRDA में भी अपनी कंप्लेन नोट करा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कोशिश करें कि जिस कंपनी से आपका जिससे इंश्योरेंस हुआ है उसके टोल फ्री नंबर पर कॉल करके उनसे जरूर एक बार बात कर लें, उसके बाद ही अगला प्रोसेस आप स्टार्ट करें। बिल्कुल, वेद प्रकाश जी, आपको आपका जो सवाल था उसका जवाब मिल गया है और हम बढ़ते हैं अपने अगले व्यूअर की तरफ। क्या है उनका सवाल? और ये है उन्नाव से स्वप्निल कुशवाहा जी। मैं गोल्ड में निवेश लेना चाहती हूँ, तो आप मुझे बताएं हम कैसे निवेश लें? बिल्कुल, सोने में निवेश करने के 5 ऑप्शन आते हैं। मैं धीरे एक एक करके बताता हूं, आप इसको नोट कर लें, जिससे आपको अच्छा फायदा भी मिल सकता है और आप समझ भी सकते हैं। सबसे पहला कि आप ये जानते हैं कि आप बैंक से बैंक से आप सिक्के खरीद सकते हैं और साथ ही ज्वेलर से आप जाके ज्वेलरी खरीद सकते हैं। ये 2 मेथड लगभग ज्यादातर लोगों को पता है, लेकिन इसके अलावा भी आपके पास अब कई ऑप्शंस हैं। जैसे कि आपको अगर वायदा बाजार में खरीदारी करनी यानी फ्यूचर में ट्रेडिंग करनी है तो भी आप गोल्ड की खरीदारी वहां से कर सकते हैं। तीसरा है कि आप कहीं से भी आप जब जो आप खास तौर से ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जब आप निवेश करना चाहते हैं तो आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड गोल्ड के आप उसमें भी निवेश कर सकते हैं। साथ ही अब भारत सरकार ने इकलौती पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर ही सिर्फ ऐसा है कि आप गोल्ड के बॉन्ड खरीद करके उसमें इंटरेस्ट भी पा सकते हैं और साथ ही जो पैसे बढ़ते हैं आप उसका भी फायदा, गोल्ड के जो भाव बढ़ेंगे उसका भी फायदा उठा सकते हैं। तो अगर गोल्ड में निवेश करने की रणनीति बना रहे हैं तो देखिए, आप गृहिणी हैं, अगर आपको ज्वेलरी का सुख चाहिए तो ज्वेलरी खरीद सकती हैं। लेकिन अगर आप प्लानिंग कर रही हैं कि आपके बच्चों की प्लानिंग, आपके जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई की प्लानिंग हो या फिर आप उनकी शादियों की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप बॉन्ड में निवेश करें। वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है जिसमें कि आपको 2 से 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है, साथ ही आपके जो प्राइस बढ़ते हैं उसका भी फायदा वहां पर मिलता है। और जब आपको गोल्ड की जरूरत हो तो आप फिजिकल गोल्ड जाके उस बॉन्ड की मदद से खरीद सकते हैं। बिल्कुल, जो भारतीय समाज है उसमें सोने की जो चमक है उसके सभी दीवाने हैं, खास करके गृहिणियां जो होती हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले दर्शक राजकुमार की ओर। क्या है उनका सवाल? मैं एक ऐसे ऐप के बारे में जानना चाहता हूं जो अपने किसान भाइयों को मौसम के बारे में वो जानकारी देते रहें, ताकि वो सही समय पे बीज अपनी क्रॉप है जो लगाए और उसकी कटाई करे, ताकि उसको कोई दिक्कत नहीं हो मौसम से। तो मैं एक ऐसी जानकारी आपसे चाहता हूँ मैडम। जी, रवि जी। देखिए, मौसम के लिए तो वैसे बहुत सी ऐप हैं, लेकिन अगर भारत सरकार की मदद देखते हैं तो उनकी आपकी मेघदूत ऐप है जिसके थ्रू आप मौसम की जानकारी देख सकते हैं, कब बारिश होने वाली है, कितनी ह्यूमिडिटी है और आगे 5 से 6 दिन तक मौसम का कैसा हाल रहेगा। उसके अलावा भी इफ्को ऐप की अभी हमने चर्चा करी है, तो आप इफ्को ऐप में भी आप इसकी मदद ले सकते हैं। तो आपके पास ऐसे कई ऑप्शंस हैं, लेकिन आप यहाँ पर मेघदूत ऐप को डाउनलोड करें जिसकी की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है और साथ ही आप चाहे तो इफ्को ऐप एक ही ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसके थ्रू आपको सभी जानकारी मिल जाती है। बिल्कुल, और अब रुक करेंगे अपने अगले व्यूअर का, मनीष पासवान, जो कि झारखंड से अपना सवाल पूछ रहे हैं। जी, मुझे ऐसे ऐप बताएं कि अपने ऐप से फ़ोन से लेन देन पैसों का सुरक्षित तरीके से करें। जी, तो किस तरह से सुरक्षित लेन देन ये अपने मोबाइल के जरिए कर सकते हैं? देखिए, आजकल सबसे अच्छा है कि आप अपनी डिजिटल KYC कर लें और उसके बाद जो आपका बैंक का अकाउंट है वो, और आप किसी भी UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आप UPI को यूज करना है तो भारत सरकार ने यहाँ पर
भीम ऐप को लागू किया है, यानी कि आप उसको भीम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उससे अपने अकाउंट को कनेक्ट करके आप उसका फायदा उठा सकते हैं। रवि जी, हमारे एक दर्शक है, उन्होंने नाम तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने हमें मेल किया है और उनका सवाल ये है कि ऐसा कोई ऐप बताएं जिस पे मौसम, मंडी और कृषि से जुड़ी और भी जितनी भी जानकारियां हैं वो एक ही ऐप के थ्रू उनको मिल जाए। बिल्कुल, देखिए इस डिजिटल युग में वैसे तो बहुत सी ऐप हैं जिसके थ्रू आप अलग अलग आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और मुझे लगता है कि उमंग एक ऐसा ऐप है जिसको आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके ये सारी इंफॉर्मेशंस आप एक ही ऐप के थ्रू आप निकाल सकते हैं। तो आप अगर एक सिंगल ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उमंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपके जितने भी सवाल थे हमारे एक्सपर्ट रवि सिंह जी ने आज बहुत ही उम्दा तरीके से आपको समझाया है, उनके जवाब दिए हैं और जो भी परेशानी अभी तक आपको पेश आ रही थी अब आगे नहीं आएगी। अर्थशास्त्र एक ऐसा टॉपिक है जो घर से लेकर आपके गली, शहर, देश, दुनिया हर जगह काम आता है। यहाँ तक कि किसी देश की पॉलिटिक्स समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप उस देश की अर्थव्यवस्था को समझें। तो बेहद दिलचस्प टॉपिक पर आज हम बात करेंगे अपने सेगमेंट अर्थनीति में, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए डीडी किसान। शुंभ निशुंभ संहारिणी हे महिष दानव मर्दिनी काली है तू ही कपालिनी हे मातु सृष्टि से जन करे तू ही दानवों का दलन करे नमस्तुते 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 नमस्तुते। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है डीडी किसान पर। आज बात करेंगे जीडीपी पर। क्या होता है जीडीपी, कैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को मेजर किया जाता है जीडीपी से, और भी काफ़ी सारे सवाल जो आप जानना चाहते हैं। तो बिना देर किए रुक करते हैं अपने एक्सपर्ट रवि सिंह जी का। अर्थनीति में हम बढ़ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है जीडीपी। रवि जी, हम अक्सर सुनते हैं किसी देश की जीडीपी घट गई है या बढ़ गई है। क्या है ये जीडीपी और क्यों घटती और बढ़ती है और कैसे घटती और बढ़ती है? देखिए, वैसे जीडीपी को अगर आसान शब्दों में समझें तो किसी भी कंट्री का इंडिकेटर जीडीपी से लगाया जाता है कि उस कंट्री की डेवलपमेंट यानी गुड एंड सर्विसेज कैसी हैं, वो कंट्री कितना ग्रो कर रही है और उस कंट्री में क्या डेवलपमेंट चल रही है। यानी कि यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जब बात की जाती है तो उसका नाम हम जीडीपी के नाम से जानते हैं। और खास तौर से जीडीपी के घटने या बढ़ने का ये मतलब होता है कि अगर किसी कंट्री की जीडीपी घट रही है तो इसका मतलब है कि वहां पर जो है वो रिसेशन का दौर चल रहा है, पहला। दूसरा, खास तौर से जो वहां की प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो यानी कि रिसेशन और खास तौर से उस कंट्री की जो ग्रोथ है वो निगेटिव में जाने को हम जीडीपी से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। किसके बिहाफ पर ये जीडीपी जो है किसी भी देश की कैलकुलेट की जाती है? जीडीपी कैलकुलेट करने के कई मेथड हैं, यानी मोस्टली 2 मेथड यूज किए जाते हैं। जैसे इंडिया में हम एक्सपेंडिचर को जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब हम यूएस की बात करते हैं तो वहां पर इसको इनकम के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है और इसी मेथड को यूज करके जीडीपी के नंबर्स निकाले जाते हैं। और जो नंबर्स खास तौर से अगर इसमें ओवरऑल इंडस्ट्री को इंक्लूड करें तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इनकम, ये 3 ऐसे चीजें होती हैं जिसके थ्रू जीडीपी के नंबर्स को आसानी से कैलकुलेट किया जाता है। अब आप हमें ये भी बता दीजिए कि ये जो कैलकुलेशन का जिम्मा है जीडीपी की, ये किसको दिया गया है? कोई गवर्नमेंट बॉडी है इसके पीछे या प्राइवेट बॉडी? जी बिल्कुल, इसके पीछे तो गवर्नमेंट बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स इसको कैलकुलेट करती है और जीडीपी के नंबर्स को वो रिलीज करते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे अब आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जब जीडीपी कब घटती है और कब बढ़ती है, जियोपॉलिटिक्स का क्या असर रहता है इस जीडीपी पे? देखिए, जियोपॉलिटिकल अगर टेंशन इंक्रीज होता है तो जनरली एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है और प्रोडक्शन कम हो जाता है। यानी कि हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं लेकिन जो डेवलपमेंट है, जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं, उसकी कमी देखने को मिलती है। और चूंकि हमारे यहाँ की जीडीपी में
जो है वो एक्सपोर्ट को काउंट किया जाता है। तो अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है और बाहर अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो एक्सपोर्ट की डिमांड वहां पर घट जाती है, जिसकी वजह से आपको जो डॉलर इनकम है या जो बाहर की करेंसी की इनकम है वो घट जाती है, यानी कि डेवलपमेंट कम होता है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर इंक्रीज होती है तो उसका जीडीपी से डायरेक्ट कोरिलेशन देखने को मिलता है और ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ निगेटिव जोन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो बात रही जियोपॉलिटिक्स की, लेकिन अगर मैं बात करूं देश के अंदर ही जो मसले चलते हैं उनका कितना असर पड़ता है जीडीपी पर? भारत की जीडीपी 3 चीजों पर डिपेंडेंट होती है। पहला होता है एग्रीकल्चर ग्रोथ, दूसरा होता है इंडस्ट्री ग्रोथ और तीसरा है सर्विसेज। तो अगर इन तीनों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं तो अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ कम होती है तो उसकी वजह से भी जीडीपी जो है वो घटत में देखने को मिल सकती है। साथ ही अगर इंडस्ट्री भी नहीं ग्रो कर पाती है तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो जीडीपी पे डायरेक्ट पड़ता है। साथ ही सर्विसेज की जब बात करें तो अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के नंबर्स में कमी देखने को मिलती है तो भी यहाँ पर जीडीपी में घटत या बढ़त का जो है वो साइन देखने को मिलता है। तो खास तौर से जब जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो ये 3 फैक्टर होते हैं, पहला एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्री और तीसरा सर्विसेज। तो यहाँ पर ये भी बता दीजिए अब हमें, हमारे दर्शकों को, कि अगर हम भारत की ही बात करें तो वो कौन से स्टेट्स हैं जिनकी जीडीपी परसेंटेज काफी हाई रहती है? देखिए वैसे तो फाइनेंशियल सिटी को ही ज़्यादातर जीडीपी में उसका रोल होता है और अगर इसको देखा जाए तो जो इंडिया की फाइनेंशियल सिटी है वो मुंबई नंबर 1 पे आती है। तो सबसे जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है लगभग $387 बिलियन का, वो जीडीपी पे जो है वो सबसे बड़ा अहम योगदान करती है। जी, और इस तरह जो हम जब राज्यों की बात करते हैं तो वहाँ पे जो जीडीपी है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है? वहाँ की भी जीडीपी इन्हीं 3 फैक्टर पे कैलकुलेट की जाती है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रोथ कितनी है, इंडस्ट्री की ग्रोथ कितनी है और सर्विसेज की ग्रोथ कितनी है। ये 3 फैक्टर हर एक स्टेट वाइज देखा जाता है और उसके बेसिस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। खास तौर से जैसा मैंने पहले भी बताया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, खास तौर से जो बाहर कंट्री से बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर भी डिपेंडेंसी यहाँ पर होती है। तो क्या सिर्फ एक जीडीपी ही एक ऐसा फैक्टर है जिससे हम किसी कंट्री की ग्रोथ का पता लगा पाए, वहाँ पे लोग कितने खुशहाल हैं ये पता लगा पाए, या कुछ और भी फैक्टर्स हमें मेजर करने चाहिए? देखिए जीडीपी एक ऐसा कॉमन नंबर है जो कि हर कंट्री के बारे में, यानी पूरे वर्ल्ड के बारे में अगर सबकी जीडीपी को देखा जाए तो उससे वहाँ के सारी डिटेलिंग पता चल जाती है कि उस कंपनी में एग्रीकल्चर ग्रोथ कितनी है, इंडस्ट्री ग्रोथ कितनी है और वो सर्विसेज कितनी दे रहे हैं, या फिर वहाँ का जो इस समय चूंकि हम ग्रोथ की जब बात करते हैं और चूंकि भारत जो है वो इस समय ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में और कौन से कंट्री हैं जिनकी जीडीपी इंक्रीज कर रही है और उनमें कितनी ग्रोथ हो रही है, उसको जानने के लिए जीडीपी के नंबर्स को देखना सबसे आसान तरीका है। तो अगर मैं भारत की ही बात करूं तो कहाँ खड़ा पाते हैं आप आने वाले सालों में अपने देश को? इस समय भारत की जो जीडीपी है वो 6.5% से ग्रो कर रही है, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली कंट्री है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में भारत बहुत जल्द दूसरे और तीसरे पायदान तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल। और अगर रुपए में मैं बात करूं तो भारत की जीडीपी क्या है? इस समय भारत की जो जीडीपी है वो लगभग 300 ट्रिलियन या लगभग 300 लाख करोड़ रुपए के पास है। इसके अलावा जीडीपी से रिलेटेड वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका जानना बेहद जरूरी है? देखिए जीडीपी इटसेल्फ एक ऐसा नंबर है जिसके थ्रू आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय खास तौर से मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से जीडीपी ग्रोथ, खास तौर से जो यहाँ पर अगर मैं कंट्री का कंपैरिजन करूँ तो चाहे यूएस हो, यूरोजोन हो या फिर अपना देश, पड़ोसी देश यहाँ पर पाकिस्तान हो, आपने अभी हालात देखे ही हैं, और साथ ही चाइना को बिल्कुल भूल नहीं सकते। और इनकी जो कंट्री की ग्रोथ है वो काफी हद तक एक नेगेटिव जोन में है और इनफैक्ट वहां पर इंटरेस्ट रेट का काफी हद तक दबाव है। लेकिन ऐसे में भी भारत अभी 6.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड यहाँ पर कर रहा है, जो कि वर्ल्ड में अगर कंपैरिजन करते हैं तो नंबर 1 पे आता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की इंडस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर या फिर सर्विसेज इतनी तेजी से जो ग्रो कर रही हैं उसकी वजह से दूसरे देश यहाँ पर जरूर आंख गड़ाए बैठे हुए हैं। तो ऐसे में हालात में अगर आप देखें तो सबसे इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छी कंट्री अगर आप आज
किसी भी आम इन्वेस्टर से पूछा जाए तो उसको भारत में सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, तो वो यहाँ पर ही इन्वेस्ट करेंगे। और इसी वजह से FIIs या फिर ये कहें कि जो बाहर की कंपनियां हैं उन्होंने भारत में निवेश करने की रणनीति पर काफी जोरदार बढ़ावा दिया है। तो जिस तरह से जो बाहर की कंपनीज हमारे यहाँ आ रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं, इसका क्या कुछ हमें बेनिफिट आगे इन फ्यूचर मिलने वाला है? जब से 2014 से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से स्मार्ट सिटी बहुत से ऐसी स्कीम्स लॉन्च की गई जिसके बाद बाहर के देशों के इन्वेस्टर भी इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए। और इस समय अगर देखते हैं तो अगर किसी भी स्टेट को या फिर किसी भी कंट्री को ग्रो करना हो तो वहाँ का जो मेजर खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर है, रियल एस्टेट है, इन सबको डेवलप करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। और अगर बाहर से पैसा आता है तो वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड या फिर ये कहें कि पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पर संसाधन आपको मिलते हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पर कंट्री को भी ग्रो करा सकते हैं और अपनी इकोनॉमी भी बढ़ा सकते हैं। तो रवि जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच। तो हम आप पहुंचे हैं अपने तीसरे सेगमेंट में, जिसमें हम आपको बताते हैं कृषि से जुड़ी सरकारी योजनाओं के बारे में। तो क्या है आज की योजना का नाम, ये बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ DD किसान पर। लेकिन ये बच्चा बार बार मेरे सपने में क्यों आता है? तुम्हारे पापा ने ये जिम्मेदारी मुझे देके रखी है। ये आप नहीं समझेंगे, इसके लिए तो माँ बाप बनना पड़ता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका प्रोग्राम डिजिटल किसान में। और हम आ पहुंचे अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट में, जिसका नाम है सरकारी योजनाओं से लाभ। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जिसे PMSSY के नाम से भी जाना जाता है। देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना से जुड़ी पेश है ये रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी देश की बुनियादी जरूरतों में गिनी जाती हैं। प्राइवेट अस्पतालों में महंगी दवाइयां और डॉक्टरों की भारी भरकम फीस देना हर किसी के बस में नहीं है। यही वजह है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर काफी पैसा खर्च करती है और लोगों को मुफ्त या किफायती इलाज मुहैया कराती है। आंकड़े बताते हैं कि 70 करोड़ नागरिकों की पहुंच विशेषज्ञ डॉक्टरों तक नहीं है और 80% विशेषज्ञ डॉक्टर शहरी इलाकों में काम करते हैं। दूसरी ओर ज्यादातर राज्यों में कुल स्वास्थ्य बजट का 70% हिस्सा वेतन और भत्तों में चला जाता है। इसका मतलब हुआ कि सेवाओं पर खर्च करने के लिए बहुत ज्यादा बजट नहीं रह पाता। ये भी अनुमान लगाया गया है कि भारत में हेल्थ केयर पर होने वाले खर्च का सिर्फ 22% ही सार्वजनिक वित्त पोषित है और बाकी 78% निजी। इसके अलावा देश की सबसे अमीर 20% आबादी के हिस्से में कुल स्वास्थ्य सब्सिडी का 31% आता है, जो सबसे गरीब आबादी को मिलने वाली सब्सिडी का करीब 3 गुना है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं अलग अलग वर्गों और क्षेत्रों तक समान रूप से नहीं पहुंच पा रही हैं। इसी असंतुलन को दूर करने के लिए 2003 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा की गई। इस योजना के मोटे तौर पर 2 घटक हैं। पहला एम्स जैसे नए संस्थानों की स्थापना और दूसरा पहले से मौजूद सरकारी मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से बेहतर बनाना। गुणवत्तापूर्ण आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए संस्थानों की संख्या बढ़ाना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। यानी ये योजना 3 तरह की सुविधाएं दे रही है: इलाज, मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान। नए अस्पतालों में दिल्ली एम्स की तर्ज पर ही ट्रॉमा सेंटर, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और दूसरी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत पहले चरण के दौरान 6 एम्स जैसे संस्थान बनाए गए। इनमें से एक बिहार के पटना में, दूसरा छत्तीसगढ़ के रायपुर में, तीसरा मध्य प्रदेश के भोपाल में, चौथा ओडिशा के भुवनेश्वर में, 5वां राजस्थान के जोधपुर में और छठा उत्तराखंड के ऋषिकेश में। पहले चरण में हर नए एम्स के लिए अनुमानित लागत 820 करोड़ रुपए थी। इसमें से 620 करोड़ निर्माण लागत के लिए और 200 करोड़ रुपए मेडिकल उपकरणों और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटरों के लिए थे। इन 6 अस्पतालों में कुल 5,542 बेड हैं।
रिकॉर्ड से पता चलता है कि इन अस्पतालों की ओपीडी में रोजाना 16,000 लोग इलाज कराने पहुंच रहे हैं और आईपीडी में हर माह 18,000 मरीजों का इलाज हो रहा है। इनके अलावा हर महीने औसतन 4,500 बड़े ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इन अस्पतालों में आपातकालीन सेवा, ट्रॉमा, ब्लड बैंक, आईसीयू, डायग्नोस्टिक और पैथोलॉजी जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उम्मीद करते हैं कि आज प्रोग्राम में दी गई तमाम जानकारियां आपके जरूर काम आएंगी। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको डिजिटली साक्षर बनने में मदद करें, जिससे आप अपने सभी काम स्मार्टली कर पाएं और तमाम सरकारी प्रयास जो सरकार अपने देश के किसानों को विकसित और उन्नत बनाने के लिए कर रही है, उन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी आप उठा पाएं। दोस्तों, अगर आप कार्यक्रम से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं या हमें अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते कुछ और नई डिजिटल जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।